नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रिलायंस जियो और अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच का झगड़ा अब ट्राई के पास पहुंच गया है। ट्राई ने कल दोपहर 12 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसमें एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के सीईओज को भी बुलाया गया है। हालांकि जीएसएम ऑपरेटर्स की संस्था COAI ने ट्राई को चिट्ठी लिखकर कल होने वाली बैठक में सभी ऑपरेटर्स को बुलाने की मांग की है। COAI ने चिट्ठी में कहा कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पूरी इंडस्ट्री का मुद्दा है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ट्राई टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के मुद्दे पर बातचीत करेगा। COAI ने रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन देने में असमर्थता जताई थी। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 से 40 सांसदों ने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को लेकर टेलीकॉम मंत्री को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने लिखा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए काम करे और पुरानी टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी करे। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, कल की मीटिंग में क्या बड़ा होगा और क्या ये मामला अब सुलझ सकता है? पल्लवी, देखिए, जो मामला जो है लगातार उलझता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही COAI ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन हम रिलायंस जियो को नहीं दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि रिलायंस जियो ने एक फ्री वॉइस कॉल जो है वो काफ़ी फ्री कर दिए हैं और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और हमको लगता नहीं है कि हम टेक्निकली उनको जो है पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन अभी दे पाएंगे। तो उसको लेकर के उन्होंने रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग और ट्राई दोनों का मंत्रालय दरवाज़ा जो है वो खटखटाया था। दूरसंचार मंत्रालय ने कहा था कि ये मामला जो है वो टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI का है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI जो है उसको देखेगा। अब टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के बीच में एक बैठक बुलाई है, ये जानने की कोशिश करे कि आप जो है पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन जो है वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है। आपको लगता है कि इतना ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाएगा? अगर बढ़ जाएगा तो आप अपनी कैपेसिटी क्रिएशन जो है वो कीजिए। हालांकि जो COAI है उसकी ये डिमांड है कि सबको बुलाया जाए, मात्र 3 कंपनियाँ एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को बुलाने से काम नहीं चलेगा। ये पूरे इंडस्ट्री का जो है मुद्दा है। ट्राई को भी इसके ऊपर फाइनल व्यू जो है वो लेना बाकी है। ट्राई को लगता है था कि ये अगर तीनों को बुला करके आपस में बातचीत करेंगे तो मामला जो है वो सुलझ जाएगा। लेकिन अब COAI चाहता है कि उसको भी इसकी पार्टी जो है वो बनाया जाए। तो आप देखना होगा कि ट्राई क्या COAI को इसकी पार्टी बनाता है या नहीं बनाता है, सभी ऑपरेटर्स को बुलाता है या सिर्फ 3 से 4 ऑपरेटर्स को मिल करके इनके साथ जो है बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, मांग ये उठ रही है कि सभी ऑपरेटर्स को बुलाया जाए। वहीं COAI ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के आरोपों का खंडन किया है। COAI ने एक बयान जारी करके कहा कि उसकी फंक्शनिंग को लेकर जो भी सवाल उठाए गए हैं वो सरासर गलत हैं और गुमराह करने वाले हैं। COAI के मुताबिक वो एक डेमोक्रेटिक संस्था है और सभी सदस्यों के विचारों का पूरा ध्यान रखती है। पॉलिसी से संबंधित सभी मामलों में COAI के मेजॉरिटी सदस्यों का समर्थन होता है। COAI का कहना है कि इंटरकनेक्ट यूजर चार्ज को लेकर उसके सभी सदस्यों की एक ही राय है। सिर्फ रिलायंस जियो ही इसका विरोध कर रहा है। ये कहना भी गलत होगा कि COAI के अधिकारी कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने COAI पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। रिलायंस जियो भी COAI का सदस्य है। और इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं DG COAI Rajan Matthews. Welcome to the sir, I want to know first that in an interview, Mukesh Ambani alleged that there is no democracy in COAI. What's your take on this? So that is not accurate because as far as COAI is concerned, membership has voting privileges and that is proportionate. In a democracy, there is proportional voting. So although each person has a vote, Uttar Pradesh and Bihar, when it comes to the Lok Sabha, have proportional voting. So in COAI, we have proportional voting. So members, depending upon the revenue that they earn, have voting rights commensurate with the market position that they enjoy in the market and in the industry. So it is completely democratic. It is based on that. And RIL, before they joined the association, was aware of these bylaws and practices. They agreed to it. So there is nothing undemocratic, completely transparent, and we conduct business in according to the bylaws of the association. G, tomorrow you have a meeting with TRAI on point of interconnection. What will be your version in the meeting? So there are 3 or 4 issues we have raised with TRAI. One is
when did the period of the trial begin? When did the trial period end? What is the nature of the interconnect during the trial period, during the commercial period? When does the commercial period begin? If it begins on September 5th, can a promotional process and offering last beyond 90 days? These are some of the areas. What about the traffic imbalance between RIL and the incumbent players? Is that part and parcel of the costing methodology of interconnect? These are matters that will be discussed in the tribe tomorrow. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, और असीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत ब्लैक मनी घोषित करने वाले लोगों को आरबीआई ने एक बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो इस स्कीम के तहत नकदी में भी टैक्स जमा करें, यानी आईडीएस ने तहत लोगों कैश में भी अब टैक्स जमा करा सकते हैं। साथ ही आरबीआई ने बैंकों को ये भी निर्देश दिया कि जो लोग कैश में टैक्स जमा करने आए उन पर कोई भी शर्त ना लगाई जाए। आपको बता दें कि 30 सितंबर तक अनडिस्क्लोज्ड इनकम घोषित करने का मौका है। इस दौरान अगर कोई भी ब्लैक मनी घोषित करता है तो उस पर 45% टैक्स पेनल्टी और सरचार्ज लगेगा। साथ ही अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। तो एक बड़ी राहत, और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा। ब्रिजेश, जो लोग टैक्स जमा कराना चाहते हैं और खासतौर पे जिनके पास ब्लैक मनी है उनके लिए एक बड़ी राहत। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को ये फीडबैक आ रहा था कि कई बार जो लोग जा रहे थे ब्रांचेस में जाकर जो कैश में जमा कराना चाहते थे, चालान भर करके सरकार को ये टैक्स अदायगी करना चाहते थे, उनमें बैंक उनसे कैश में लेने से कतरा रहे थे। तो ये फीडबैक जो सरकार को मिला लोगों की ओर से, तो सरकार ने फिर आरबीआई को ये कही कि भाई आप बैंकों को डायरेक्ट कीजिए कि वो इस तरह की शर्तें ना लगाएं और ऐसी चीजों मतलब डिपॉजिट से कतराएं नहीं। इसलिए आरबीआई ने साफ कहा है कि आप उन पर कोई जो भी कैश में डिपॉजिट करने आते हैं आईडीएस के तहत सरकार को टैक्स अदायगी करने आते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं लगाई जाए। हाँ, एक चीज ये करना होगा कि केवाईसी का जो नियम है वो फॉलो करना पड़ेगा पूरा, उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी, लेकिन बैंक कैश में लेने से मना नहीं करेंगे। ये निर्देश आरबीआई ने बैंकों को दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम के तहत जो भी लोग पैसा जमा कराना चाहते हैं, टैक्स जमा कराना चाहते हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है ये। आगे बढ़ते हैं। आपके खून पसीने की कमाई अब खतरे में है। आपकी सालों की बचत पर डाका डल सकता है। इसलिए ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके बैंक खातों पर पड़ चुकी है हैकर्स की नजर। करीब 10 बैंकों के डेटा चोरी होने की खबर है और हैकर्स ने इन बैंकों से पैसे भी गायब किए हैं। खतरे में आपका बैंक खाता, हैक हुए बैंक अकाउंट। आपके बैंक खाते पर हैकर्स की नजर है। आपका बैंक अकाउंट खतरे में हो सकता है, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल 10 बैंकों का डाटा चोरी होने की खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ एपी होता ने कहा है कि कुछ बैंकों के खाते खतरे में हैं। एनपीसीआई लगातार इन बैंकों के संपर्क में है। एनपीसीआई के कहने पर इन बैंक खातों का फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है और कल तक पूरे मामले और खतरे का पता चल जाएगा। वहीं एनपीसीआई के अधिकारी भी पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जो हैकिंग हुई है वो एनपीसीआई के हैंड से हुई है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि बैंकों के अकाउंट से पैसा निकला है या नहीं। कुछ डेटा कंप्रोमाइज हुआ है और बहुत सारे मैसेज इधर उधर आ रहा है। हमको एनपीसीआई को कंफर्म करने के लिए हमारे तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक जो बैंक को पिन पॉइंट किया गया है, हम उसको बातचीत कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। फोरेंसिक ऑडिट नहीं करने से पहले हम कुछ नहीं बता सकते हैं। सो आप एक थोड़ा वेट कीजिए, बाय टुमारो इट विल बी नोन। सूत्रों के मुताबिक इस डेटा हैकिंग के पीछे चीन के हैकर्स का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल हैकर्स मोबाइल पर वायरस वाली एक वीडियो क्लिप भेज रहे हैं, जिसमें मलेशिया एयरलाइंस के समंदर में क्रैश होने वाला वीडियो क्लिप है। लेकिन इस क्लिप को खोलने में ही खतरा है, क्योंकि इस क्लिप में कोई भी वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक वायरस है। इस क्लिप को खोलते ही आपके फोन से जुड़ा बैंक खाता हैक होने का खतरा है।
ऐसी वीडियो क्लिप आने की सूरत में इसे तुरंत डिलीट करें। इस वीडियो क्लिप की मास्किंग इमेज में मोंटेनेजियो लिखा है। इसके अलावा .me डोमेन से दूर रहें। वहीं सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय को इस मामले की जानकारी है और सरकार जल्द ही इसकी जांच करा सकती है। दीपू राय, जी मीडिया। और वहीं एनपीसीआई ने डेटा हैकिंग पर बयान जारी किया है। एनपीसीआई का कहना है कि उसके एंड से बैंकों का डेटा हैक नहीं हुआ है। एनपीसीआई ने कहा कि उनका सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। एनपीसीआई ने यह भी कहा कि सुरक्षा नियमों से समझौते का सवाल ही नहीं पैदा होता। एनपीसीआई ने कहा कि अगर कोई भी बैंक सफाई की मांग करता है तो वो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो बैंक अकाउंट हैक भी हुए, पैसे भी गायब हुए। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं श्वेता देसाई, जिनके अकाउंट को हैकर्स ने निशाना बनाया है। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है और आपको कब पता चला कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं? मेरा अकाउंट HDFC बैंक में मुंबई में बेस्ड है और कल रात को तकरीबन 10:26 पे मुझको 3 बैक टू बैक SMS आए मेरे फोन के ऊपर, जो रजिस्टर्ड नंबर है। उस पे मुझको बताया गया कि मेरे अकाउंट से कुछ 8,600 रुपए की राशि जो है क्रेडिट की गई है और ये मुझको 3 मैसेजेस आए और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है, ये बताया गया मुझको। तो इस जानकारी से तो मुझको थोड़ा शॉक हुआ था, क्योंकि ना ही मैंने मेरा कार्ड यूज किया था किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ना ही मैंने ATM से पैसे निकाले थे उस दिन और उस समय। कार्ड जबकि मेरे पास था और मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया था। ये मैसेजेस आने के बाद मुझको बिल्कुल 1 या 2 मिनट के अंदर मुझको HDFC के कॉल सेंटर से कॉल आया बताने के लिए कि मेरे अकाउंट से कुछ एक्टिविटी हुई है जो थोड़ी जो टैंपर की गई थी और उनको शक था कि ये मैंने अकाउंट यूज नहीं किया था। जब मैंने कंफर्म किया कि ये मैंने अकाउंट यूज नहीं किया है, तब उन्होंने मुझको बताया कि कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है मेरे अकाउंट से और 8,000 की ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई थी और ये हैक किया गया था, ये मुझको बताया गया। जी श्वेता, बिल्कुल पहले ये बात आ रही थी कि किसी के पैसे नहीं गायब हुए हैं, लेकिन श्वेता ने बिल्कुल साफ किया कि उनको जो है चूना लग चुका है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के बोर्ड ने 1,000 करोड़ रुपए के IPO के ड्राफ्ट पेपर को मंजूरी दे दी है। BSE IPO के ड्राफ्ट पेपर को सेबी में अगले कुछ दिनों में फाइल किया जाएगा। BSE के IPO का काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा है। सेबी IPO के लिए पहले ही हरी झंडी दे चुका है। BSE ने एडेलविस फाइनेंशियल सर्विसेज को मुख्य मर्चेंट बैंकर के तौर पर नियुक्त किया है। BSE का अप्रैल-जून तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब 53,000 करोड़ रुपए रहा। वहीं NSE की भी IPO लाने की योजना है। तो उधर येस बैंक ने $100 करोड़ का QIP टाल दिया है। बैंक की QIP के जरिए 6,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। बताया जा रहा है कि सेबी नियमों के उल्लंघन के चलते बैंक ने ये योजना टाली। बैंक ने QIP का प्राइस बैंड 1,350 से 1,410 रुपए प्रति शेयर तय किया था। QIP का आज पहला दिन था। येस बैंक का कहना है कि सेबी के नियमों को समझने में कंफ्यूजन हुआ, जिसके चलते उन्हें QIP टालना पड़ा। वहीं कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई खरीदारी के चलते बाजार 18 महीने की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। 13 अप्रैल 2015 के बाद सेंसेक्स भी 29,000 के स्तर के पार बंद हुआ। भारतीय बाजारों की आज सुस्त शुरुआत हुई थी, लेकिन कारोबारी सत्र के हाफ के बाद बाजार में खरीदारी लौटी और सेंसेक्स 119 अंक और निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं मिड कैप इंडेक्स भी 52 हफ्तों की ऊंचाई पर बंद हुआ। मेटल, ऑटो, फार्मा, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर कंपनियों के शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली।